दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि भारत में खतरनाक स्तर पर पहुंचा कोरोना। इटली को भी छोड़ा पीछे, एक दिन में आए इतने सारे मरीज। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक डराने लगी है। भारत कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सूची में 6वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने इस सूची में इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे के भीतर 10,084 मरीज आए हैं। भारत में अब तक के कोरोना मरीजों की संख्या 2,37,273 हो गई है। इटली में 2,34,013 मरीज हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आज मरीजों की रिकवरी रेट में भी कमी आई है। कुछ समय पहले तक भारत 7वें स्थान पर था। भारत से ऊपर इटली था, जहां 2,34,013 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अब तक भारत के केस 2,37,273 कोरोना मरीज थे। उसके बाद 7,000 से ज्यादा मामले आए हैं और भारत ने इटली को पीछे कर दिया है। भारत में कोरोना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को 9,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इससे पहले भी 8,000 मरीज सामने आए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भारत में मरीजों के सही होने का दर 47% से ज्यादा है। भारत में जान जाने वाले के भी बहुत कम हुए हैं और देश में पहली बार 24 घंटे में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं। अभी तक के 6,075 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1,04,107 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी रेट में कमी आई है। यह 47.99% पर पहुंच गया है। देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं और कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वे फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए हैं। और अब अगली बड़ी खबर में बता दें कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। केजरीवाल बोले उनका स्वागत है। जी आपको बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वो कांग्रेस में हैं। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सिद्धू उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने ये बात न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में कही है। केजरीवाल से सिद्धू के बारे में पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी में उनके शामिल होने की बात चल रही है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। केजरीवाल से यह भी पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी की तरफ से सिद्धू से किसी ने बातचीत की है, तो केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के दौर में अगर किसी नेता से राजनीति के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएं तो वो ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बता सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस सिलसिले में सिद्धू चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी थी। इसके बाद सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। और अब अगली खबर में बता दें कि सिंघवी ने कहा कि हजारों हाथियों को मारने वाले तस्कर वीरप्पन की बेटी शान के साथ भाजपा में। जी आपको बता दें कि केरल में एक हथिनी की कथित तौर पर एक पटाखे से भरा अनानास खाने से हुई मौत पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसको लेकर भाजपा के नेताओं ने केरल के वायनाड से सांसद होने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया है कि भाजपा का हाथियों के लिए प्यार छलावा है, क्योंकि हाथियों को मारने वाले तस्कर वीरप्पन की बेटी गर्भ से भाजपा की सदस्य है और उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा कि चंदन तस्कर वीरप्पन ने 1,000 से ज्यादा हाथियों को मार डाला और उसकी बेटी को उसके अपराधों के बारे में बताया है। वीरप्पन की बेटी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। बता दें कि चंदन तस्कर वीरप्पन को 2004 में मार दिया गया था। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी ने इसी साल फरवरी में बीजेपी का दामन थामा है। सिंघवी ने केरल के
सीएम पी विजयन के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए उनकी तारीफ भी की है। इस ट्वीट में केरल सीएम ने कहा कि हथिनी की मौत के मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है और सभी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। केरल के पलक्कड़ जिले में एक हथिनी की मौत का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस गर्भवती हथिनी ने पटाखे से भरे अनानास खा लिए थे। 27 मई को पानी में खड़े खड़े उसकी मौत हो गई। मामले की अभी जांच हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अनानास जंगली जानवरों को भगाने के लिए किसानों ने रखे थे, जिसे हथिनी ने खा लिया और उसका मुंह और सूंड जल गया। हथिनी की मौत की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला है। और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले बहुत जल्द देंगे खुशखबरी। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर प्रक्रिया सही दिशा में है। शुक्रवार को उन्होंने दावा किया कि एक दिन पहले वैक्सीन को लेकर उन्होंने अहम बैठक की है। इस दिशा में बहुत शानदार प्रगति हुई है। जिस तरह वैक्सीन बनाने की दिशा में काम हो रहा है, बहुत जल्दी ही हम इसको लेकर सबसे आश्चर्यचकित करते हुए खुशखबरी दे सकते हैं। कोरोना को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमने हर निर्णय को सही ढंग से किया है। हम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। उस ताकत के चलते ही हम इस महामारी से लड़ पाए हैं। मुझे लगता है कि हम वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया में सबके साथ काम कर रहे हैं और हम चीन के साथ भी काम करेंगे। हम सबके साथ काम करेंगे, लेकिन जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस चीन से मिला एक गिफ्ट है, एक बहुत बुरा गिफ्ट। चीन पर कोरोना के फैलने को लेकर संदेह जताते हुए ट्रंप ने कहा कि वुहान से ये संक्रमण शुरू हुआ और शहर में काफी मुश्किल में था, लेकिन ये चीन के किसी अन्य हिस्से में नहीं गया। ट्रंप ने चीन के लिए काफी सख्त होते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका का जबरदस्त फायदा उठाया है। हमने चीन के पुनर्निर्माण की मदद की है। हमने उनके एक साल में $500 बिलियन दिए। वे लोग कैसे बेवकूफ हैं जिन्होंने चीन और कई दूसरे देशों के साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब ये सब बदल रहा है। बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच कोरोना समेत कई मुद्दों पर हाल के दिनों तनाव देखने को मिल रहा है। कोरोना को लेकर ट्रंप लगातार चीन पर आरोप लगा रहे हैं। वही हाल ही में दोनों देशों के बीच विमानों के आवागमन को लेकर भी तनातनी है। और दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को कपिल सिब्बल ने बताया जुमला। जी हम बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को लेकर तंज कसा है। पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इसे एक और जुमला बताया है। सिब्बल ने कहा कि देश के लिए आविष्कार काफी जरूरी है। देश का धन उद्योगों और निर्यात से नहीं जुड़ा है, वो उन चीजों से जुड़ा है जिनमें बौद्धिक संपदा पैदा होती है। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्रियों में पैदा नहीं होती, बल्कि विश्वविद्यालयों में पैदा होती है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सिब्बल ने कहा कि एक आत्मनिर्भर देश के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सभी विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में आविष्कारों पर काम हो रहा है। वहां ये देखा जाता है कि क्या हम आविष्कार इनोवेशन के द्वारा किसी चीज का उत्पाद कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च जीडीपी का 0.7% है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनोवेशन हेतु विश्वविद्यालय में पैसा लगाना होगा। उन्होंने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इजराइल में 4.6%, कोरिया में 4.5%, जर्मनी में 3% और फ्रांस में 2.2% खर्च किया जाता है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि एलएसी के पास 5 मई की झड़प से 14 दिन पहले ही चीन ने शुरू की थी साजिश। सीमा पर हरकतों से हुआ खुलासा। जी आपको बता दें कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की ओर से बातचीत की प्रक्रिया जारी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख के पैंगोंग त्सो में चीन की असामान्य गतिविधियों को पहली बार अप्रैल के मध्य में देखा गया था। लद्दाख में भारत के सड़क निर्माण की प्रतिक्रिया चीन की तुरंत की नहीं थी, बल्कि
इसकी तैयारी वह मध्य अप्रैल से कर रहा था, यानी 5 मई को हुई झड़प से करीब 14 दिन पहले। पेंसोंग त्सो में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प 5 मई को हुई थी। 1 मई से चीन सैनिकों ने मूवमेंट शुरू कर दिया था। जिन क्षेत्रों को संवेदनशील माना जा रहा है वो लद्दाख का पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी क्षेत्र के 3 अन्य स्पॉट शामिल है। गलवान घाटी क्षेत्र में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति है। लद्दाख ही नहीं, उत्तरी सिक्किम में नाकुला भी LAC के तनाव वाले क्षेत्रों में से है। यहाँ पिछले महीने दोनों देशों की सेनाओं आमने सामने आ गई थी। इसके अलावा लिपुलेख में भारत के सड़क निर्माण का नेपाल ने विरोध किया। अब इस क्षेत्र को संवेदनशील माना जाने लगा है। चीन ने इस क्षेत्र में भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और भारत के सड़क निर्माण का विरोध किया है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे रोनित रॉय घर का सामान बेचकर काम चला रहे हैं। जी आपको बता दें कि रोनित रॉय खुलासा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के चलते वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, फिर भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में हर सेक्टर की कमाई पर खासा असर पड़ा है। इससे मनोरंजन जगत भी अछूता नहीं है। लेविश लाइफ जीने वाले सितारे भी इन दिनों शूटिंग रुकने के कारण घरों में, इतना ही नहीं कुछ स्टार तो आर्थिक तंगी के सामना भी कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे मशहूर अभिनेता रोनित रॉय ने खुलासा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, फिर भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में रोनित रॉय ने बताया कि वे लॉकडाउन के कारण वो काफी परेशान हैं। जनवरी से ही उनकी आमदनी बंद है और उनका बिजनेस मार्च से ठप पड़ा है। ऐसे में जरा भी कमाई नहीं हो रही है। हालांकि वह इस मुश्किल घड़ी में वो डिप्रेस होने की बजाय हिम्मत से काम ले रहे हैं। आपको बता दें, आगे रोनित रॉय ने कहा कि एक्टिंग के अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है जिससे काम चल रहा था, लेकिन मार्च के बाद से वो भी बंद है। अब मेरे पास जो भी है मैं उनमें से कुछ चीजों को बेच रहा हूँ ताकि मैं उन 100 परिवारों का सपोर्ट कर सकूं जिनकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला तो नहीं हूं, लेकिन ये कर रहा हूं। ऐसे में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और चैनल्स को कुछ करना चाहिए। रोनित रॉय आगे कहते हैं कि वे कोई अमीर या कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन वे हर हाल ही में सभी की मदद करना चाहते हैं। रोनित हिंदी के सबसे चर्चित धारावाहिक शो कसौटी जिंदगी के मुख्य किरदार ऋषभ बजाज से चर्चाओं में आए। ये किरदार इतना पॉपुलर रहा कि फैंस उन्हें अब भी मिस्टर बजाज के नाम से पहचानते हैं। और अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए राज्य सरकार। आपको बता दें कि अप्रवासी मजदूरों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वापस लौटे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें इसके लिए राज्य के भीतर उनके लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था करें। कोर्ट ने राज्य सरकारों से अप्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कराने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि अप्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों को हर तरह की सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की जान जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किसी मजदूरों की जान गई है, भूख प्यास से नहीं हुई है। जान उनकी हुई है तो पहले से बीमार थे। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 3 जून तक 4270 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और राज्य सरकारों की आवश्यकता के अनुसार और ट्रेनें दी जा रही हैं। अब तक 1 करोड़ मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है, जिनमें से बसों के जरिए 41 लाख और ट्रेन के जरिए 57 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। राज्य सरकारों ने सिलसिलेवार ढंग से अपने यहाँ के अप्रवासी मजदूरों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 28 लाख मजदूर वापस आए हैं। इनमें से 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग की गई है। सरकार उन्हें स्थानीय रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि शुरू हुई है ये प्रक्रिया। भारत बनाएगा कोरोना की 1 अरब वैक्सीन। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही इस महामारी से बचा जा सकता है। करीब 5 महीने से वैज्ञानिक इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच गई है और इसके लिए वह भारत के साथ एक करार भी करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस वैक्सीन पर काम कर रही है उसकी सप्लाई के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी
ऑस्ट्राजेनेका भारत की एक कंपनी के साथ करार करने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई के लिए पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। ये दोनों मिलकर 1 अरब वैक्सीन भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में पहुंचाएंगे। इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की 2020 के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य है। और अब अगली खबर में बता दें कि चिराग पासवान ने कहा, भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे या अपना मन बदल ले, हम उसके साथ हैं। जी आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के बीच अब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने बयानों से चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बिहार में अभी चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन वहां पार्टियों की हलचल शुरू होने लगी है। आपको बता दें फिलहाल केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार में शामिल घटक दल लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में राजा का चेहरा कौन होगा, ये भाजपा को तय करना है। चिराग ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहे या अपना मन बदल ले, हम भाजपा का साथ देंगे। हालांकि उन्होंने बताया बातों बातों में प्रवासियों के मुद्दे पर नीतीश सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार प्रवासी संकट से जिस तरह से निपटी उसमें बेहतरी की गुंजाइश थी। मुख्यमंत्री के प्रवासी श्रमिकों के संकट से निपटने के तरीके से नाखुश होने के बावजूद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा चाहे नीतीश कुमार को राजा का चेहरा बनाए या किसी और राह पर चले, वह भगवा दल के साथ ही रहेगा। भाजपा ने बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जदयू प्रमुख नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार करीब 1 साल पहले ही घोषित किया था, लेकिन गठबंधन के कुछ नेताओं ने उनके नेतृत्व को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि इन राज्यों में 6 से 9 जून के बीच हो सकती है तूफानी बारिश, गिर सकते हैं ओले। जी आपको बता दें कि हाल ही में निसर्ग तूफान में महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा इनसे जुड़े मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में भी भारी बारिश और तबाही मचाकर चला गया है। तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र के रायगढ़ में मचाई है। तूफान के बाद अब भले ही कुछ राज्यों में मौसम ने फिर करवट ली हो और धूप खिली हो, लेकिन अगले 2 से 3 दिन दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में तूफानी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ ही अंधड़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अलावा यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।